वेलकम टू ई शिक्षा बाय ब्रजेश। तो दोस्तों, आज हम कुमारी कंदम का तीसरा पार्ट में जानेंगे। तमिल पुनरुत्थानवादियों ने कुमारी कंदम को आदिम समाज या ग्रामीण सभ्यता नहीं माना। इसके बजाय उन्होंने इसे एक स्वप्नलोक के रूप में वर्णित किया जो मानव उपलब्धि के चरम पर पहुंच गया था और जहां लोग सीखने, शिक्षा, यात्रा और वाणिज्य के लिए समर्पित जीवन जीते थे। सुमंती रामास्वामी का कहना है कि कुमारी कंदम का यह स्थान निर्धारण अक्सर एक शिक्षण उपकरण के रूप में किया जाता था, जिसका उद्देश्य आधुनिक तमिलों को उत्कृष्टता हासिल करने के लिए प्रेरित करना था। लेकिन सभ्यता के प्रति यह व्यस्तता ब्रिटिश शासकों द्वारा यूरोपीय लोगों को तमिलों की तुलना में अधिक सभ्य बताने की प्रतिक्रिया भी थी। सूर्यनारायण शास्त्री ने 1903 में एंटीडिलुवियन तमिलों को विशेषज्ञ कृषक, अच्छे कवि और दूर दूर तक यात्रा करने वाले व्यापारी के रूप में वर्णित किया, जो एक समतावादी और लोकतांत्रिक समाज में रहते थे। सावरेरोयन पिल्लई ने कुछ साल बाद लिखते हुए कुमारी कंदम को शिक्षा और संस्कृति का केंद्र बताया। शिवज्ञान योगी 1840 से 1924 ने कहा कि यह प्राचीन समाज किसी भी जाति व्यवस्था से मुक्त था। 1945 में बच्चों के लिए लिखे गए एक काम में कंडिया पिल्लई ने लिखा कि कुमारी कंदम पर सेनगोन नामक एक मजबूत और न्यायप्रिय सम्राट का शासन था, जिसने संगमों का आयोजन किया था। उन्नीस में तमिलनाडु सरकार ने कुमारी कंदम पर एक वृत्तचित्र फिल्म को वित्त पोषित किया। मुख्यमंत्री एमजी रामचंद्रन द्वारा व्यक्तिगत रूप से समर्थित और पी नीलकांतन द्वारा निर्देशित फिल्म को मदुरै में तमिल अध्ययन के 5वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रदर्शित किया गया था। इसने लेमुरिया को वैज्ञानिक रूप से मान्य अवधारणा के रूप में प्रस्तुत करने के लिए महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत को जलमग्न महाद्वीप सिद्धांत के साथ जोड़ा। 45 इसमें हवेलियों, बगीचों, कला, शिल्प, संगीत और नृत्य से सुसज्जित कुमारी कंदम शहरों को दर्शाया गया है। कथित खोए हुए कार्य। तमिल पुनरुत्थानवादियों ने जोर देकर कहा कि पहले दो तमिल संगम साहित्यिक अकादमियां पौराणिक नहीं थे और कुमारी कंदम युग में हुए थे, जबकि अधिकांश तमिल पुनरुत्थानवादियों ने खोए हुए संगम कार्यों की गणना या सूची नहीं बनाई। कुछ उनके नाम लेकर आए और यहाँ तक कि उनकी सामग्री भी सूचीबद्ध की। 1903 में सूर्यनारायण शास्त्री ने इनमें से कुछ कार्यों को मुटुनराई, मुटुकुरुकु, मपुरानम और पुटुपुरानम नाम दिया। 1917 में अब्राहम पंडितार ने इनमें से 3 कार्यों को संगीत के विश्व के पहले ग्रंथ के रूप में सूचीबद्ध किया: नराटियाम, पेरुनाराई और पेरुनकुरुकु। उन्होंने कई दुर्लभ संगीत वाद्ययंत्रों की भी सूची बनाई, जैसे कि 1000 तार वाला ल्यूट जो समुद्र में खो गया था। देवनेया पवनार ने जलमग्न पुस्तकों की एक पूरी सूची छापी। अन्य लोगों ने चिकित्सा, मार्शल आर्ट, तर्क, चित्रकला, मूर्तिकला, योग, दर्शन, संगीत, गणित, कीमिया, जादू, वास्तुकला, कविता और धन सहित विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला पर किताबें सूचीबद्ध की। चूंकि ये कार्य समुद्र में खो गए थे, कुमारी कंदम समर्थकों ने जोर देकर कहा कि उनके दावों के लिए कोई अनुभवजन्य प्रमाण प्रदान नहीं किया जा सकता है। 1902 में चिदम्बरनार ने सेनकोनर राइक सेलावू नामक एक पुस्तक प्रकाशित की, जिसमें दावा किया गया कि उन्होंने कुछ पुराने कुडगन SIC पत्तों से पांडुलिपि की खोज की थी।
पुस्तक को तेन्मादुरई में पहले संगम के खोए और पाए गए कार्य के रूप में प्रस्तुत किया गया था। कविता के लेखक को मुतालुली सेंटन तनियूर चेंटन, जो पहले जलप्रलय से पहले तनियूर में रहते थे, कहा जाता था। काम में एक एंटीडिलुवियन तमिल राजा सेनगोन के कारनामों के बारे में बात की गई, जिन्होंने कुमारी और पाहरुली नदियों के बीच के क्षेत्र पेरुवलानातु के अब डूबे हुए राज्य पर शासन किया था। चिदंबरनार के अनुसार सेनगोन ओलिनाडु का मूल निवासी था, जो भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित था। राजा ने कई युद्धपोत बनाए रखे और तिब्बत तक की जमीनें जीत ली। 1950 के दशक में एस वैयापुरी पिल्लई द्वारा सेनकोनरारायक सेलावु को जालसाजी घोषित किया गया था। हालांकि इसने तमिल पुनरुत्थानवादियों को पाठ का आह्वान करने से नहीं रोका। 1981 में तमिलनाडु सरकार द्वारा वित्त पोषित डॉक्यूमेंट्री ने इसे दुनिया का पहला यात्रा वृतांत घोषित किया। मध्यकालीन टिप्पणीकार अदियार कुनल्लार ने कहा कि कन्याकुमारी के दक्षिण में समुद्र में समा गई भूमि का आकार 700 कवतम था। कवतम का आधुनिक समकक्ष ज्ञात नहीं है। 1905 में अरसन षणमुगम पिल्लई ने लिखा कि यह भूमि हजारों मील तक फैली हुई है। पूर्णलिंगम पिल्लई और सूर्यनारायण शास्त्री के अनुसार यह संख्या 7000 मील के बराबर थी। अब्राहम पंडितेर, अय्यान अरिथन, देवयान और राघव अयंगर जैसे अन्य लोगों ने 1400 से 3000 मील तक का अनुमान पेश किया। यूवी स्वामीनाथ अय्यर के अनुसार केवल कुछ गांवों की भूमि तमिल माप 2 कुर्रम के बराबर ही नष्ट हुई। – 1903 में सूर्यनारायण शास्त्री ने सुझाव दिया कि कुमारी कंदम उत्तर में वर्तमान कन्याकुमारी से दक्षिण में केरगुएलन द्वीप तक और पश्चिम में मेडागास्कर से पूर्व में सुंडा द्वीप तक फैला हुआ है। 1912 में सोमसुंदर भारती ने लिखा कि यह महाद्वीप 4 तरफ से चीन, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और कन्याकुमारी को छूता है। 1948 में मरैमलाई आदिगल ने कहा कि यह महाद्वीप दक्षिणी ध्रुव तक फैला हुआ है। सोमसुंदर भारती ने 6000 से 7000 मील का अनुमान पेश किया। लेमुरिया को एक प्राचीन तमिल क्षेत्र के रूप में देखने वाला पहला मानचित्र एस सुब्रमण्यम शास्त्री द्वारा 1916 में सेंटामिल पत्रिका में प्रकाशित किया गया था। यह नक्शा वास्तव में एक लेख का हिस्सा था जिसमें एक खोए हुए महाद्वीप के बारे में छद्म ऐतिहासिक दावों की आलोचना की गई थी। शास्त्री ने जोर देकर कहा कि अदियार कुनल्लार के रिकॉर्ड में उल्लिखित खोई हुई भूमि बमुश्किल एक तालुका के बराबर कुछ 100 वर्ग मील से बड़ी नहीं थी। मानचित्र में कुमारी कंदम के 2 अलग अलग संस्करण दर्शाए गए हैं, शास्त्री का और ए षणमुगम पिल्लई का। ऊपर देखें। खोई हुई भूमि को वर्तमान भारतीय प्रायद्वीप के समान एक प्रायद्वीप के रूप में चित्रित किया गया था। – 1927 में पूर्णलिंगम पिल्लई ने जलप्रलय से पहले का पौराणिक भारत शीर्षक से एक मानचित्र प्रकाशित किया, जिसमें उन्होंने कुमारी कंदम के विभिन्न स्थानों को प्राचीन तमिल और संस्कृत साहित्यिक कृतियों से लिए गए नामों के साथ लेबल किया। पुलावर कुलंथाई ने अपने 1946 के मानचित्र में कुमारी कंदम के मानचित्रों पर तेन्मातुरई और कपाटपुरम जैसे शहरों को चित्रित करने वाले पहले व्यक्ति थे। कई मानचित्रों में कुमारी कंदम की विभिन्न पर्वत श्रृंखलाओं और नदियों को भी दर्शाया गया है। सबसे विस्तृत कार्टोग्राफिक विजुअलाइजेशन 1977 में आर मथिवानन के मानचित्र में दिखाई दिया।
इस मानचित्र में अडियार कुनल्लार द्वारा उल्लिखित 49 नाडु दिखाए गए हैं और यह तमिलनाडु सरकार की 1981 की डॉक्यूमेंट्री में दिखाई देता है। 1981 में एन महालिंगम द्वारा प्रकाशित एक मानचित्र में 30,000 ईसा पूर्व में खोई हुई भूमि को जलमग्न तमिलनाडु के रूप में दर्शाया गया था। 55 आर मथिवानन द्वारा बनाए गए 1991 के मानचित्र में भारतीय प्रायद्वीप को अंटार्कटिका से जोड़ने वाला एक भूमि पुल दिखाया गया था। कुछ तमिल लेखकों ने गोंडवाना लैंड को कुमारी कंदम के रूप में भी चित्रित किया है। अवधारणा की आलोचना। कुमारी कंदम एक पौराणिक महाद्वीप है और इसलिए इस मिथक को तमिल इतिहास के साथ मिलाने के प्रयासों ने 19वीं शताब्दी के अंत से आलोचना को आकर्षित किया है। सबसे शुरुआती आलोचनाओं में से एक एम शेषगिरी शास्त्री 1897 की थी, जिन्होंने एंटीडिलुवियल संगम के दावों को तमिल कवियों की विपुल कल्पना से उत्पन्न एकमात्र कल्पना के रूप में वर्णित किया। CH मोनाहन ने सूर्यनारायण शास्त्री की तमिल मोलियन वरलारू 1903 की तीखी समीक्षा लिखी। इसके प्रकाशन के तुरंत बाद लेखक पर पौराणिक कथाओं के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान को त्यागने का आरोप लगाया। केएन शिवराज पिल्लई 1932 ने इसी तरह संगम कार्यों और उनकी टिप्पणियों की ऐतिहासिक प्रामाणिकता की बारीकी से जांच करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्नीस में के नीलकंठ शास्त्री ने कुमारी कंदम सिद्धांत को सभी बकवास के रूप में वर्णित किया, जिसमें कहा गया कि लाखों साल पहले होने वाली घटनाओं के बारे में भूवैज्ञानिक सिद्धांतों को कुछ हजार साल पहले के मानव इतिहास से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। इतिहासकार एन सुब्रमण्यन ने 1966 में लिखते हुए लेमुरिया मिथक को तमिलनाडु में इतिहास विरोधी का सबसे विशिष्ट उदाहरण बताया। उन्होंने कहा कि आधुनिक शिक्षा के बावजूद ये मिथक तमिल लोगों के दिमाग में बने हुए हैं। उनके अनुसार समुद्र में लुप्त हुई भूमि, जैसा कि प्राचीन तमिल किंवदंतियों में वर्णित है, वर्तमान जिले की तुलना में एक छोटा सा क्षेत्र था और 5वीं या 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास जलमग्न हो गया था। इसे स्वीकार करने का अर्थ इस दृष्टिकोण को स्वीकार करना नहीं है कि संपूर्ण लेमुरिया या गोंडवाना महाद्वीप तमिल संगम के युग में अस्तित्व में था, जैसा कि कभी कभी माना जाता है। तमिल संगम के कुछ लेखकों का मानना हो सकता है कि पहली तमिल अकादमी दक्षिण मदुरै में फली फूली, जो उनके अनुसार वर्तमान दक्षिण भारत के सिरे के दक्षिण में स्थित थी। इस दृष्टिकोण को लेमुरियन सिद्धांत द्वारा पुष्ट करने का प्रयास किया गया है, लेकिन यह देखना महत्वपूर्ण है कि लेमुरियन महाद्वीप यदि अस्तित्व में था तो बहुत पहले से ही अस्तित्व में रहा होगा। भूवैज्ञानिकों के अनुसार लेमुरियन या गोंडवाना महाद्वीप का कई इकाइयों में विखंडन मेसोजोइक युग के अंत में हुआ होगा। और अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।